दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। तो आज तो इनको नहीं कहना चाहिए था कि मुख्तसर सा बोलें। कम से कम आज हाँ वो आपको लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जो है कम ही बोलूँगा। मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना है। शुक्रिया फ़ारूक सैयद साहब का, शुक्रिया सिद्धार्थ शांडिलिया जी का, अमर त्रिपाठी जी का, इन तंजीमों का और इन मेहमानों का, हमारे मजीद मेमन साहब, शमशाद साहब, संतोष झा साहब, मोनिका सिंह साहबा, अज़ीज़ नबील साहब, शाहिद लतीफ़ साहब, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, खालिद शेख साहब, मालदार साहब और तमाम कासिम इमाम साहब और हामिद इकबाल साहब और वर्मा जी, आप तमाम लोगों का, नवीन जोशी साहब, मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ उन तमाम लोगों का। आपको पता है कि मुझे पहले ही इन्होंने कह दिया है कि वक्त कम वक्त में, जबकि किताब मेरी ही किताब का इजरा है और मुझे ही कहा गया है कि वक्त कम लो। शुक्रिया शायरी का, शुक्रिया उर्दू का, शुक्रिया ज़बान का, शुक्रिया भाषा का, शुक्रिया इंसानियत का, शुक्रिया प्यार का, मोहब्बत का, जिसकी वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा, मेरे पास ये एक लाल सी किताब है, इसमें कुछ चीज़ें मैं नोट करके रखता हूँ। मेरी और भी कुछ लोग आ रहे हैं, इनका भी शुक्रिया। हमारी दोस्त हैं बबीता आशीवाल, बड़ी प्रोड्यूसर हैं। अफरीदा रहमान मिरर नाउ की एंकर हैं, एडिटर हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसमें से याद आएंगी तो देखूँगा। मुझे गालिब की बात आई। एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके भाई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। 10 साल पुरानी बात है। वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के तब जज थे। उन्होंने गुफ्तगू में कहा, ये क्या आप गालिब गालिब करते हैं, अब जालिब का ज़माना आ गया है। सच कहा था उन्होंने। उस वक्त मैं पढ़ता था, अजीज़ ने बताया, मुझे शौक़ था पढ़ने का, लेकिन फिर मुझे स्ट्राइक किया कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए जालिब को। मुझे पढ़ना चाहिए कि पिछले इन सालों में जो आज का कंटेम्प्रेरी दुनिया है, जो समकालीन दुनिया है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है और क्यों गालिब से जालिब ज़्यादा मशहूर हो रहा है, क्यों वो लोगों को टच कर रहा है। तो आज जो किताब आपके सामने आई, ये वो 10 साल पुरानी उस गुफ्तगू का नतीजा है। और हाल ही में मैंने उनको याद भी दिलाया, उनको बताया भी कि आप जब जजशिप से रिटायर होंगे तो उसके बाद आपको एक किताब, हम उसके बुक रिलीज़ में बुलाएंगे आपके लिए स्पेशल। वो किताब इसलिए लिखी गई है क्योंकि आपने कहा था कि गालिब का ज़माना ख़त्म हुआ, अब जालिब का ज़माना आ गया है। ये क्या है बेसिकली, ये ट्रेंड है। वो एक अमेरिकन क्रिटिक एच अब्राहम है, उन्होंने लिखा था ना कि वो इंटेलेक्चुअल फैशन चेंजेस। तो क्या इंटेलेक्चुअल फैशन बदल रहा है? टेलर एक क्रिटिक है, उन्होंने लिखा कि 18वीं शताब्दी में वर्ड्सवर्थ ने जो अटैक करके पुराने ट्रेंड पे एक नया ट्रेंड शुरू किया। और फिर वो आगे मजाक में लिखते हैं कि इस ट्रेंड को रीडर्स किस तरह से देखते हैं कि जो फिलोमेल है, जो नाइटिंगेल की का एक रोमन, जिसको फिलोमेल के नाम से शायरी में, इंग्लिश शायरी में लोग जिक्र करते थे, तो अब वो नहीं यूज़ करते हैं, उस रोमन वर्ड को नहीं यूज़ करते हैं, अब बुलबुल यूज़ करते हैं। और बुलबुल को
एक रीडर किस तरह से देखता है, वो कहते हैं कि जब दो बुल जमा हो जाते हैं तो फिर वो नाइटिंगेल हो जाता है। तो ये क्या वो क्या ये चीज़ें वही हैं कि चेंज हो रहा है सिर्फ फैशन की तरह, या ज़माना चेंज हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ज़ौक़ बदल रहा है, रुचि बदल रही है, तहजीब बदल रही है, कल्चर बदल रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके साथ हम बदल रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब ने जिसका जिक्र किया वो बात मुझे भी नहीं समझ में आती है। मैं वहीं आऊँगा कि जो लोगों ने तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट किए हैं शायरी में, वो क्यों किए हैं? वो शायद इसलिए किए हैं कि लोग बदलती हुई दुनिया को, उसके चैलेंजेस को महसूस करना चाहते थे, उसको अपनी शायरी में उतारना चाहते थे। कहाँ तक कामयाब हुए, लेकिन ये ज़रूर है कि अब शायरी, वर्ड्सवर्थ ने जो शुरू किया था ना सिलसिला, आप उर्दू शायरी की बात बाद में करूँगा, उर्दू शायरी की उम्र ही कितनी है? 500 साल, 600 साल, इससे ज़्यादा शायरी की उम्र भी नहीं है। वो अमीर खुसरो की बात मैं छोड़ता हूँ, उसके बाद एक गैप था। तो असल उर्दू शायरी जो है वो 600 साल की उम्र है। तो मैं तो बात कर रहा हूँ जो दुनिया की शायरी थी। तो आज जो शायरी है वो डायरेक्ट हो गई है, आपसे सीधी बात करती है, प्लेन सिंपल लैंग्वेज में। जो आज जिस शायरी, जहाँ हम शायरी आज पहुँची है और जहाँ उर्दू शायरी भी पहुँची है, वो डायरेक्ट है, कम्युनिकेट करती है आपसे। अब वो शायद उतने इब्हाम और वो इशारे और वो तलमीहात और उन सब चीज़ों की, उनकी भी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन उन तलमीहात को इस्तेमाल करते हुए भी वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, डायरेक्टली आपसे बात करती है। आज शायर आज़ाद है, पोएट जो चाहता है वो लिखता है, उसकी मर्जी, उसकी क्रिएटिव लिबर्टी है। और जो रीडर है वो भी आज़ाद है, वो रिजेक्ट करता है, और कभी कभी तो इस तरह से रिजेक्ट करता है कि मिस्टर XYZ की शायरी को इकबाल के नाम से, गालिब के नाम से लिखता है, कभी कभी गालिब की ही शायरी में इस्लाह कर देता है, उस पर करेक्शंस कर देता है। इतना आज़ाद है, इतनी क्रिएटिव, इतनी लिबर्टी उसने भी ले रखी है। तजर्बात की आज़ादी है तो उनको रद्द करने की भी आज़ादी है। लेकिन एक बात है कि ये जिद्दत पसंदी, ये क्या कहते हैं, मॉडर्निज़म। तो ये मॉडर्निज़म से आगे बढ़ के, जिद्दत पसंदी से आगे बढ़ के जिद्दत तराजी का ज़माना आ गया है। कुछ नया करने का, कुछ नया क्रिएट करने का ज़माना आ गया है। लेकिन जो भी ज़माना आया है, शाहिद साहब ने कहा कि शायरी तो चलने वाला प्रोसेस है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत लंबा सफ़र है। अभी लगता है कि हम साइंस के इस दुनिया में रह रहे हैं, हम साइंस की बातें कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में रह रहे हैं और उसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को तो अभी हमने समझा ही नहीं है। उर्दू की शायरी और हिंदी की शायरी और उर्दू के लोग और हिंदू के लोग, हम तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं जहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। आज का दौर वो छुपाने का दौर नहीं, खुलेपन का ज़माना है, हर चीज़ खुली हुई है। आप बच्चों के सामने पहले कोई गलत शब्द बोल देता था तो बच्चों को डांटते थे, सोचते थे, उस पर निगाह रखते थे। आज तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ उनके सामने है। क्या कुछ छुपा हुआ है क्या? रिश्ते हैं, हर चीज़ सामने है। और एक अजीब, आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, रोबोटिक्स है। हम बात करते थे कि भाई हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कैसे लोगों से, दूर बैठे लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अल्लामा शिबली, जिनका कितना नाम है, कितनी उनका
उनके क्रेडेंशियल्स कितने हाई हैं, वो अपनी 500 किताबें छपवाने के लिए उनको 2-2 साल लग जाते थे। 500 किताबें छपवाने के लिए वो वहाँ से चल के आते थे, पहले लिखते थे, फिर वो किसी कातिब से लिखवाते थे, जो कैलीग्राफी वाला होता था उससे लिखवाते थे, उसको लेके जाते थे, फिर उसका फर्मा बनता था, फिर वो वापस आता था, उसको चेक करते थे। अब आज आपने शेर लिखा, आपने अपनी बात लिखी और मिनटों में दुनिया इस कोने से लेके उस कोने तक पहुँच गई। और अब तो किताबों की भी ज़रूरत नहीं। मैंने ये बात पहले भी कही, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो कि ये लाइब्रेरी, ये किताबें, अब तो लड़कों को, बच्चों को कुछ दिनों में ये जो हम लेसन्स मेमोराइज करते हैं ना, याद करो सबक, पाठ, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो एक चिप आएगी जो आपकी पलकों पे लग जाएगी और सिर्फ वो ब्लिंक करेंगे अपनी आइज़ को और उनके सामने सारे चैप्टर, सारी बुक, सारी लाइब्रेरीज होंगी। कौन मेमोराइज करेगा? और हर चीज़ के देखिए कैसे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। खाने के सप्लीमेंट डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सेक्स के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, सारी मार्केट में सेक्स टॉयज हैं। क्या चीज़ छुपी हुई है? हम एक दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। वहाँ तक तो हमारी शायरी, हमारी ज़बान और हमारी सोच पहुँची ही नहीं है। इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ है, वो चीज़ है सेटिस्फैक्शन की। वो चीज़ है जिसको हम जन्नत कहते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम एवर लास्टिंग कहते हैं ना, दायमी अज़ली खुशी। वो जो खुशी है वो इंसान को कहीं ना कहीं बांधे हुए है। और शायर जो है उस खुशी और इंसान के बीच में कनेक्ट करने का काम करेगा। और शायरी तब तक चलती रहेगी जब तक वो मोक्ष, वो जन्नत, वो अबदी लाजवाल नेमतें, वहाँ तक जब तक इंसान के दिल में उसको हासिल करने की हम सब कुछ हमें हासिल हो जाए, जब तक वो बाकी है तब तक शायरी भी बाकी रहेगी। और इसीलिए ये जो कह रहे थे कि शायरी वो भी अच्छी है जो गालिब की थी और शायरी वो भी अच्छी है जो आज की है। असल काम शायरी का कनेक्ट करना है। अगर वो कनेक्ट नहीं करती, अगर वो इब्हाम में, अगर वो तलमीहात में, अगर वो मेटाफर्स में ही फंसी हुई है, अगर वो समझ में ही नहीं आती। बहुत सारी शायरी पिछले दिनों बहुत ही बेसरोपा शायरी की गई मॉडर्निज्म के नाम पे। वो शायरी तो जो समझ ही में नहीं आती, वो कनेक्ट कैसे करेगी? मैं देखिए, मैं अपनी किताब खोल रहा हूँ, मैं 3 शेर पढ़ता हूँ। तीन जनरेशन्स के, 3 जनरेशन नहीं बल्कि कई, उनके बीच में 100 साल का गैप है। गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। और तीसरा, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। एक गालिब हैं, फिराक हैं और बशीर बद्र हैं। अब मैं मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहीं नोट भी कर रखे हैं कि वो गालिब, ये मुझे टाइम दीजिए, मैं ऐसी कहीं ना कहीं लिख लेता हूँ। वो कौन सा मौजू था जिस पे हम रास्ते में बात कर रहे थे? हाँ, दफ्तर। जी। हम ऑफिसेज की बात करते हैं कि जो काम काजू लोगों की बात करते हैं कि है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी है। मशक़ सुखन जारी, जब वो जेल में थे, हसरत मोहानी आज़ादी की फ्रीडम फाइटर थे, सबको मालूम है। तो जंग आज़ादी में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी,
एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। दूसरा शेर सुनिए कि हमारे दिल को एक आज़ार है ऐसा नहीं लगता, हमारे दिल को एक आज़ार है ऐसा नहीं लगता कि हम दफ्तर भी जाते हैं गज़ल खानी भी करते हैं। और तीसरा शेर मुंबई के ही एक शायर का कि आँख आईने पे दिल दश्त में सर दफ्तर में, आँख आईने पे दिल दश्त में सर दफ्तर में, घर में रहते हुए आसा नहीं घर पे रहना, घर में रहते हुए आसा नहीं घर में रहना। तो एक हसरत मोहानी, दूसरे इरफान सिद्दीकी और तीसरे अब्दुल अहद साज। ये देखिए आफाकी शायरी है, ये कनेक्ट कर रही है। वो एक एक का मौजू याद है जो बहुत बहुत क्लीशे मौजू है, बहुत 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 क्लासिक मौजू है, बहुत बहुत जिसको रगड़ा गया है, इस्तेमाल किया जा चुका है। दूसरा मौजू बिल्कुल मॉडर्न है। इन तीनों मौजू देखिए कि उसको कैसे बरता गया है। तो वो शायरी जो कनेक्ट करती है, वो शायरी, असल मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये इंटरनेट कोई मसला नहीं है, ये तेज़ रफ्तार तरक्यात एवर ये डेवलपिंग सिस्टम, ये कोई मसला नहीं है। इस सुरात पजीर, इस प्रोग्रेसिव और फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के बीच में मसला इंसानी इक़दार का है, मसला इंसानी शनाख्त का है, मसला इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारा क्या रोल हो, इस सोसाइटी का क्या रोल हो, समाज का क्या रोल हो, इसका मसला है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शायरी वो बाकी रहे, शायरी भी बाकी रहे और शायरी के साथ कनेक्ट भी बाकी रहे समाज के साथ, लोगों के साथ। और आज़ाद शायरी कीजिए, लेकिन आप अपने मौज़ूआत की शायरी कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि लोग उस शायरी को रिजेक्ट करने के लिए भी आज़ाद हैं। और एक आखिरी बात, एक वाक़े से शुरू किया था मैंने, और चूँकि यहाँ मुझे आने से 3 दिन पहले की बात है कि हमारे एक सीनियर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक माटी, उसके चेयरमैन हैं राम बहादुर राय जी। हिंदी दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी इज़्ज़त इस तरह की है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर भी उनके पाँव छूते हैं। 4 दिन पहले की बात है एग्जैक्टली, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मिलेंगे, हम मिल सकते हैं? तो उनका नहीं, मुझे तो 5 बजे एक प्रोग्राम में जाना है। तो मैंने कहा क्या है? तो उनका सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उनका सब्जेक्ट भी है, उससे 1 हफ्ते पहले उस पर एक की नोट एड्रेस भी दे चुके थे वो। तो मैंने कहा अच्छा है, फिर आपने कुछ और सोचा होगा, कुछ हम सुनने का मौका मिलेगा। तो उनका नहीं, विषय मेरी रुचि का है तो मैं सुनने जाऊंगा, मुझे बुलाया इसलिए नहीं गया है कि मैं बोलूँगा, मैं सुनने जाऊँगा, मैं सुनना चाहता हूँ। और इत्तेफाक से जब मैं पहुँचा तो वो भी उसी वक्त उतरे और जाके चुपके से पीछे कुर्सियों पर बैठ गए। बहुत देर तक सुनते रहे। लोगों ने बहुत बहुत इंसिस्ट किया कि आप आइए स्टेज पे, लेकिन वो नहीं आए। उनका नहीं, हमें सुनने आना चाहिए। तो मेरी शायरों से, उर्दू वालों से, कवियों से ये भी निवेदन है कि आप सुनने आया कीजिए। उससे 2 बातें होंगी। एक तो जब आप एक दूसरे को सुनते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, कुछ कहने के लिए। दूसरे, आपको कुछ इनोवेट करने के लिए भी मिलता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। मैं अजीज़ से कह रहा था, जब मैं लिखता हूँ, ये शायरी करते हैं, मैं प्रोज़ लिखता हूँ, लेकिन मैं भी जब लिखता हूँ तो मुझसे कोई लिखवा रहा होता है। मैं बहुत सारी किताबें लेकिन उससे पहले पढ़ता हूँ, उनसे मुझे आइडियाज़ आते हैं कि मैं क्या लिखूँ कि जो पहले लोगों ने लिखा है उससे मैं अलग लिख कर सकूँ। तो एक तो इस वजह से आना चाहिए, दूसरे इस वजह से आना चाहिए कि सिर्फ हम ही सुनाएंगे तो फिर सुनेगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया।